अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिन भर की अहम खबरों के साथ पाकिस्तान लाइव में खुशामदीद। मैं हूँ मारिया नसीर। मैं हूँ अली डार और मैं हूँ शफक शहजाद। आज दिन की शुरुआत में हम बड़ी अहम डेवलपमेंट्स पर बात करेंगे और सबसे पहले आज हम बात करेंगे आज के दिन की सबसे अहम जो खबर है, या यूँ कह लीजिए कि सबसे अहम जो मामला है वो ये कि पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका हमारा दूसरा मैच है श्रीलंका के साथ, और देखना ये है कि आज पाकिस्तानी टीम कैसा परफॉर्म करती है और फिर जीतती है कि नहीं जीतती, क्योंकि हम सब तो यही चाह रहे हैं कि पाकिस्तान ही जीते। बिल्कुल। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस की समाअत भी जारी है, काफ़ी दिनों से समाअत चल रही है, उस पर क्या डेवलपमेंट है आपको ये बताएंगे। इसके अलावा आपको ये भी बताना कि आज चौथा रोज़ है, गज़ा पर बमबारी जारी है, अब तक की क्या तफसीलात हैं, कौन किसके साथ है, कौन किसके साथ नहीं है, तमाम तर चीज़ें आप तक पहुँचाएंगे। जी हाँ, साथ ही साथ सऊदी अरब फ़लस्तीन के साथ शाहिद हक्कान अब्बासी की जानिब से ये कहा गया है, तो ये सियासी मंजरनामा है, खेल का मंजरनामा है, स्पोर्ट्स का मंजरनामा है, और साथ ही साथ डिफरेंट जो हैं वो एस्पेक्ट्सों से जुड़े होंगे, आपके साथ बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ल्ड कप की, और आज पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच है। श्रीलंका के खिलाफ पाकिस्तानी खुफिया हथियार क्या है, कौमी टीम के हेड कोच ने ये बता दिया है। तो शफक, क्या ये है? मारिया, ये मामला कुछ यूँ है कि भारतीय जो हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कौमी टीम के हेड कोच ग्रांट ब्रेडबर्न का कहना है श्रीलंका के खिलाफ मैच की तैयारियों में मिकी आर्थर हमारा अहम हथियार है। टीम बैटिंग में मिकी आर्थर से श्रीलंकन खिलाड़ी के बारे में उन्होंने काफ़ी तफसीली गुफ्तगू की, और उसके बाद उन्होंने ये सारी बात की कि जो हमारा मेन हथियार है वो मिकी आर्थर है। इस वक्त 41 रन्स हो चुके हैं और एक खिलाड़ी सिर्फ आउट है। मुकाबला सख्त है, पाकिस्तान भरपूर परफॉर्म करने की आज कोशिश करेगा। पाकिस्तान ये कोशिश करेगा कि आज का मैच वो हर हाल में जीते। बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता हैं। कौमी टीम में कुछ चेंज भी आज किया गया, और वो मेरा ख्याल है आज फ़खर जमान शायद टीम में नहीं खेल रहे। अब्दुल्ला शफीक को जो है वो रखा गया है। इस वक्त आप देख सकते हैं 43 रन हो चुके हैं, एक खिलाड़ी आउट है। श्रीलंका की बैटिंग जारी है और हसन अली इस वक्त बॉलिंग कर इस वक्त पाकिस्तान का मैच जारी है। हमारे साथ स्टूडियो में हमारी गेस्ट भी मौजूद हैं, हमारी पाकिस्तानी क्रिकेटर कायनात हफीज़ हमारे साथ मौजूद हैं। कायनात हफीज़, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि श्रीलंका ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया, और बाबर आजम ने भी कहा था कि अगर मैं टॉस जीतता तो फील्डिंग का फैसला करता। क्या वजह इसकी? वो इस वजह से है कि देखें, शाम के टाइम आपको ड्यू मिलती है विकेट पे, और जब आपको ड्यू मिलती है तो आपके लिए जो सी है ना बॉलिंग साइड के लिए थोड़ा सा ना डिफ़िकल्ट हो जाता है उसको कैरी करना, क्योंकि बॉल फिर उस टाइम स्विंग नहीं होता आपका, और बॉल जो सा है वो इतना आप उसको कह लें मोटा हुआ होता है, और जिसकी वजह से बॉल सॉफ्ट हो जाता है, और बैटर्स के लिए भी ये नुकसानदेह है क्योंकि उनकी शॉट्स नहीं लगती उस टाइम। तो ये एक वजह हो सकती है सेकंड टाइम बैटिंग करने की। ठीक है, कायनात हफीज़ हमारे साथ ही रहेगा। साबिक क्रिकेटर अजहर खान भी हमारे साथ मौजूद हैं। अजहर खान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। श्रीलंका ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया है, सबसे पहले तो बताएगा इस फैसले को किस तरह देखते हैं? श्रीलंका ने का फैसला नहीं किया, वो बैटिंग कर रहे हैं, टॉस जीतकर वो बैटिंग कर रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि एक अच्छा आगाज मिला है। हालांकि एक विकेट हसन अली ने वो हासिल कर ली थी, मगर जो इमाम का जो कैच है दैट कुड हैव बीन अ वेरी कॉस्टली फॉर पाकिस्तान टीम। तो मेरे ख्याल में कि जिस तरह पिच खेल रही है और जिस तरह ले गए पर अगर वो सर्वाइव कर जाते हैं, और ये पहले 10 ओवरों में जब ये 60 और 65 रन करते हैं, हालांकि एक विकेट उनकी गिर चुकी है, मगर असानका और कौशल मेंडिस दोनों बहुत ही आउटस्टैंडिंग क्रिकेटर हैं और वो मैरिट पर खेलते हैं, रन भी तेज करते हैं, तो ये जो है ना ये कॉस्टली हो सकता है पाकिस्तान के लिए। अजहर खान साहब, ये कहिएगा कि अगर एक तो हम देख रहे हैं कि फ़खर जमान आज टीम में नहीं खेल रहे, आपके ख्याल से क्या दुरुस्त फैसला है उनको अब जो बाहर बिठाया गया इस मैच के अंदर? और दूसरा ये भी बताइएगा कितना स्कोर जो है वो आप समझते हैं कि एक अच्छा टारगेट होगा और पाकिस्तान के लिए एक चैलेंजिंग होगा? जब भी कोई टीम टॉस जीतकर बैटिंग करती है ना, वो नाम आला में एक टारगेट होता है, तो आई थिंक जो श्रीलंका गेम में होगा एक कंपेटिटिव स्कोर है और हम पाकिस्तान टीम को खिलाफ में लेकर आ सकते हैं। अब डिपेंड कर रहे हैं सरफेस पर और पिच पर जहाँ पर ये मैच हो रहा है। अगर बॉल जो है वो सेकंड टाइम अगर ड्राई और उसकी वजह से थोड़ा सा बॉल जो है वो फंसकर अगर आएगा तो बैट्समैन के लिए शॉट मेकिंग जो है ना वो भी डिफिकल्ट हो सकती है। बट इन माई पॉइंट ऑफ व्यू अब डिपेंड ये करता है कि पाकिस्तान के बॉलर्स जो हैं खासतौर पर मिडिल ओवर में स्पिनर्स जो है वो विकेट लेने में कामयाब होते हैं कि नहीं। अगर वो कामयाब होते हैं तो फिर ये प्रेशर जो है ये डाइवर्ट कर जाएगा श्रीलंका पर। अगर वो ना ले सके और ये एक अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड की, क्योंकि पार्टनरशिप आर वेरी इंपॉर्टेंट इन क्रिकेट, और ऐसे मौके में ख्याल है कि जो कैच जो ड्रॉप किया है ना दैट कुड बी वेरी कॉस्टली।
बिल्कुल कैचेस से ही मैचेस जीते जाते हैं, डेफिनेटली आपने बात ठीक कही। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमने पिछला मैच देखा जिसमें नीदरलैंड के साथ हमारा मुकाबला था, लेकिन जो हमारा टॉप ऑर्डर था वो एकदम से कोलैप्स कर गया, 3 खिलाड़ी हमारे पेविलियन चले गए, फिर मिडिल ऑर्डर ने थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म किया। क्या समझते हैं आज के मैच में टॉप ऑर्डर के ऊपर कितनी जिम्मेदारी होगी, कितना चैलेंजिंग होगा? और फ़खर जमान की ज़्यादा बात कर रहे हैं कि उनको डेफिनेटली वो परफॉर्म अच्छा नहीं कर पा रहे थे, तो उनको हमने बाहर जो है अब वो ज़रा रेस्ट करवाया है, तो क्या कहेंगे इस पर आप? तो बिल्कुल टीम मैनेजमेंट और कैप्टन लेंथी डिस्कशन की होती वो फॉर्म हो गए गलती जब टीम मैनेजमेंट ने सोचा कि अब्दुल्ला शफीक को साथ दें, वो आखिरी के मैच में 50 रन किए तो उन्होंने मैचेस में अब्दुल्ला शफीक की परफॉर्मेंस बहुत आउटस्टैंडिंग थी। ठीक है अजहर खान साहब, आपकी थोड़ी आवाज़ भी हमें ठीक से नहीं आ रही, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अच्छा कायनात, एक सवाल है कि जिस तरह अगर एशिया कप की बात की जाए तो उसके फाइनल में हमने देखा कि श्रीलंका ने कम स्कोर किया, और उसके बाद वर्ल्ड कप में जब साउथ अफ्रीका के साथ मैच होता है तो साउथ अफ्रीका ने बड़ा अच्छा टारगेट सेट किया था, तो एक प्रेशर होगा श्रीलंकन के बॉलर्स पर, कैप्टन पर, तो इस पर क्या पाकिस्तान स्ट्रैटेजी बना सकता है? देखिए ये सारी इंडिया में जो है इस टाइम वो बैटिंग विकेट्स हैं, तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि आपको 300+ स्कोर होगा ही होगा। बॉलर्स को सिर्फ आप कह लें ये एडवांटेज है वहाँ पे कि उनके पास वेरिएशंस हैं, क्योंकि उसके अलावा आपके बॉलर्स के पास और रास्ता नहीं है। और इसके अलावा ये बताएगा कि प्लेइंग 11 से आप सेटिस्फाइड हैं? फ़खर को इंडिया के मैच से पहले आउट कर देना प्लेइंग 11 में से, कैसे देखते हैं इस फैसले को? फ़खर जाहिर सी बात है परफॉर्म नहीं कर रहे पिछले मैच में, और जहाँ तक अब्दुल्ला शफीक की बात है, उन्होंने पिछले मैच में अपने श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने जब ओपन किया था तो उन्होंने 50+ रन्स किए थे, तो ये एक बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि उन्होंने श्रीलंका के जो बॉलर्स हैं उनको पहले भी देखा हुआ है, उनके साथ पहले भी खेला हुआ है, तो मेरा ख्याल है कि आज उनको टीम में डालना एक अच्छा डिसीजन था। तो कायनात, जैसे अब हम बात कर रहे हैं कि फ़खर को रिप्लेस किया गया, उनकी जगह अब्दुल्ला शफीक को लाया गया, इसी तरह इमाम के ऊपर भी बड़ा प्रेशर है, वो भी अंडर रेडार है, और ऐसा हो सकता है कि आगे उनको भी रिप्लेस कर दिया जाए, तो कितना टफ होगा उनके लिए ये मैच, यहाँ आगे आने वाले मैच? ये मैच हमारे काफ़ी प्लेयर्स हैं जिनके लिए बहुत क्रूशियल है, जैसे कि शादाब हो गए और नवाज हो गए, और अब्दुल्ला शफीक के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट मैच है ये, और जो उनसे अपने जिसकी आपने बात की इमाम के लिए, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट मैच है। हमारे काफ़ी सारे प्लेयर्स हैं जिनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैच है, क्योंकि इस मैच के ऊपर हमारे आगे की जितनी भी टीम्स बननी है, क्योंकि अभी इनिशियल स्टार्ट है हमारा, हम लोग अभी गलतियाँ कर सकते हैं, आगे जाके हमारे पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, और हमने जाना भी आज के मैच जीतने के लिए, हमने सारे मैच जीतने हैं। रन रेट पे अगर आगे जाके बात आ गई तो वो भी हमारे लिए एक मसला है। अच्छा कायनात, ये भी है कि पाकिस्तान जो है इस वक्त विनिंग मोमेंटम के साथ आ रहा है, और हमने देखा कि तमाम जो वार्म अप मैचेस हैं वो भी इसी ग्राउंड में हुए, तो पाकिस्तान इस ग्राउंड की जो आप कंडीशंस कह सकते हैं उससे काफ़ी वाकिफ़ होगा, तो एडवांटेजेस तो होंगे। हाँ बिल्कुल, आप कह लें कि पाकिस्तान के लिए 3-4 मैचेस पाकिस्तान ने यहाँ पे खेली हैं, और उसके लिए उसको ये मान लेना चाहिए कि उसका ये होम ग्राउंड है। अच्छा कायनात, एक चीज़ अभी डिस्कस सारे कर रहे हैं, तमाम तर जगहों पर वो लोग मैच भी देख रहे हैं, आज का मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमने 2 कैचेस छोड़ दिए हैं। अब क्या समझती हैं आप कि कोई इंडिया के खिलाफ तो हम मैच नहीं करेंगे, अंडर प्रेशर हो कि अभी हम बिल्कुल पैनिक हो कि हम कैच इतना पकड़ें, ये तो एक बेसिक चीज़ है, और बड़े आसान कैच इतना जो छोड़े गए हैं, क्या समझती हैं कोई प्रेशर है इनके ऊपर, या कोई प्रैक्टिस में कमी रह गई हमारी? प्रेशर तो देखें, हर गेम में जब आप ग्राउंड में उतरते हैं तो आपके ऊपर प्रेशर होता ही होता है, और एज अ प्लेयर मैं ये बात कर रही हूँ। और जहाँ तक हमारे पिछले रिकॉर्ड की बात है श्रीलंका के साथ, श्रीलंका ने हमें लास्ट मैच हराया एशिया कप में, उन्होंने हमें 42 ओवर्स में हमारे से स्कोर चेस कर लिया उन्होंने, और हमारे उस टाइम पे भी एक कैच छोड़ा था जिसकी वजह से हम लोग हारे थे। तो इट्स वेरी सिंपल कि अगर आपकी बैटिंग भी 100% हो, बॉलिंग 100% हो, फील्डिंग 100% हो, तभी आप मैच जीतेंगे, और इट्स लाइक कैचेस विन मैचेस। लेकिन हमारा जो पावर प्ले है ना वो बैटिंग पे क्लिक कर नहीं रहा है, जैसे हमने नीदरलैंड के साथ भी हमने खेला, हम जीत तो गए, लेकिन जितने भी क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं सबका यही कहना था कि कोई जो परफॉर्मेंस है ना वो कोई बहुत मुतासिर कुन नहीं थी हमारी, वो बस जीत गए। देखिए अभी ये स्टार्ट है, अभी आगे बहुत मैचेस पड़े हुए हैं, और लॉन्ग टर्म जब आप एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस कर रहे होते हैं ना, तो आपको इनिशियली यू डोंट रियली नीड अ गुड स्टार्ट, इट्स नॉट अ मैच, इट्स अ होल सीरीज, आपको पूरा वर्ल्ड कप है, आपको इनिशियली ग्रेजुअली आपको चीजें लेके चलनी पड़ती है ताकि एंड पे जाके आपका प्रॉपर कॉम्बिनेशन बन जाए। आपने होल सीरीज की बात की है, तो अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का जो मैच हुआ चेन्नई में हुआ है, और वहाँ पे ये कहा जा रहा है कि वहाँ पे स्पिनर्स बड़े चलते हैं, आगे जाके हमारा और अफगानिस्तान का मैच भी उसी ग्राउंड में होने जा रहा है। हमारे पास अफगानिस्तान की बात की जाए तो उनके स्पिनर्स के हैं वो वर्ल्ड क्लास कहे जाते हैं, तो यहाँ पर हमें क्या स्ट्रैटेजी अभी से अपनानी यकीनन चाहिए होगी? देखिए आपने अभी पिछला मैच देखा है उसका, ऑस्ट्रेलिया का और इंडिया का, और उसके अंदर स्पिनर्स ने जो कमाल किया इंडिया के स्पिनर्स ने, और मेरा ख्याल है कि ये इतना ज़्यादा कमाल स्पिनर्स का शायद नहीं था जितना
ऑस्ट्रेलिया के बैटर्स की ये गलती थी, क्योंकि आपको स्पिनर खेलने के लिए आपके पाँव चलने चाहिए, और ऑस्ट्रेलिया के बैटर जो मैंने देखे हैं उनके पाँव नहीं चले, वो खड़े खड़े खेल रहे थे। आपके फीट मूवमेंट, आपके पाँव चलाना बहुत ज़रूरी है अपने स्पिनर्स के खिलाफ। और इंडिया ने भी जैसे उसी पिच पे खेला है, उन्हीं स्पिनर्स को खेला है, जैम्पा को खेला है, उनके 2-4 स्पिनर्स और हैं उनको खेला है, इंडिया ने स्कोर कर लिया, लेकिन हमारे से ऑस्ट्रेलिया से नहीं हो सका। लेकिन कुछ इल्ज़ाम भी लग रहा था इंडिया के ऊपर कि उन्होंने पिचेस कुछ ऐसी तैयार की हैं जिसमें उनके स्पिनर्स को खास तौर पे फेवर मिल रही है और विकेट भी वही उन्होंने लिए हैं, तो ये चीज़ थोड़ी सी एक डिस्कशन में इसमें चल रही है। बीसीसीआई का इन्फ्लुएंस कह रहे हैं काफ़ी पिचेस पे, हालांकि आईसीसी का इवेंट है, ठीक है, उनका अपना इवेंट है, अब उनके मुल्क में हो रहा है ये इवेंट, अब वो जैसा उसको करना चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन एक प्लेयर के पास सिर्फ उस टाइम पे जो प्रेजेंट सिचुएशन होती है ना वही है। आपको पिच जैसा मिल गया, गीला विकेट है, स्पिन विकेट है, फास्ट विकेट है, सॉफ्ट विकेट है, जैसा भी, आपको उस सिचुएशन के साथ अपना 100% देना पड़ेगा और उसके अंदर से कोई बेस्ट सिचुएशन आपको निकाल के सामने रखनी पड़ेगी। अच्छा, ये सब कहते हैं कि इस ग्राउंड पर, इस पिच पर, इस विकेट पर जो है ऑलमोस्ट 280 जो है स्कोर्स बन जाते हैं, तो व्हाट डू यू थिंक, क्या ऐसा ही है? यहाँ पे मैंने आपको पहले कहा डेफिनेटली बैटिंग विकेट है, जैसे साउथ अफ्रीका ने पीछे 450 स्कोर मार दिया, हमें भी यहाँ पे अगर हम लोग पहले बैटिंग कर रहे होते तो हमें यकीनन 350 प्लस जाना चाहिए था। ओके। और अभी श्रीलंका बैटिंग कर रहा है और उनके एक आउट हुआ है और उनका स्कोर इस टाइम अच्छा जा रहा है, हमने 2 कैचेस भी छोड़ दिया। तो हमें अगली विकेट कब तक, यानी कि आप समझती हैं कि अंडर 100 हमें एक और खिलाड़ी आउट लाजमी कर देना चाहिए? बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि अगर आप आउट नहीं करेंगे उनके पास विकेट्स होंगी और फिर 50 ओवर की गेम है, अगर आप इनिशियली विकेट्स नहीं गिराएंगे और आपको उनको अच्छा स्टार्ट मिल जाएगा, ऑटोमेटिकली 350 रन हो जाएंगे ऑटोमेटिकली में। आपने जो उनका टॉप ऑर्डर है उसको पहले आपने कोलैप्स करवाना है, बिल्कुल ऐसा ही है, आप उनको जल्दी, उसके बाद फिर ये भी तो ना प्रेशर भी तो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाएगा ना। बिल्कुल, ये आपने जब श्रीलंका, अगर ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका वाला मैच देखा होगा इनका, तो उनके टॉप ऑर्डर नहीं चला, उनके लोअर ऑर्डर ने बहुत अच्छी बैटिंग करके 326 स्कोर बनाए थे। 326 इट्स नॉट छोटा स्कोर नहीं है। हमने पिछला हमारा जो मैच था नीदरलैंड के खिलाफ, हमने 250 स्कोर, तकरीबन 250 स्कोर बनाया था हमने। तो आप ये देख लें कि उनकी बैटिंग की डेप्थ और हमारी बैटिंग का क्या जा रहा है। अच्छा, क्या लगता है कि आज कितना स्कोर दे सकते हैं, कितना टारगेट दे सकता है श्रीलंका हमें? जो करंट सिचुएशन जा रही है उसके हिसाब से तो 300 है। 300 हो सकता है, और हम क्या चेस कर पाएंगे इस टारगेट को? आपको अटैकिंग खेलना पड़ेगा, आजकल की जो मॉडर्न क्रिकेट है आपको उस हिसाब से खेलना पड़ेगा। हमारे पास ये ऑप्शन है ही नहीं कि आप पहले जाएं विकेट को देखें और ये सारा एब्जॉर्ब करें। इट्स नॉट लाइक दैट। आपने विकेट पे खेला हुआ है, आपका होम ग्राउंड है, आपको जाते साथ ही अटैक खेलना पड़ेगा। ओके, तो अटैकिंग पोजीशन में जो है डिफेंसिव मोड में नहीं खेलना, आपने अटैकिंग मोड में खुल के खेलना बगैर प्रेशर के, जो बात कर रहे हैं। इट्स लाइक T20 गेम। बहुत शुक्रिया जी, कायनात हमारे साथ मौजूद थी और हमें अपना एनालिसिस दे रही थी। जी, ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। तो इससे पहले हम लोग स्पोर्ट्स की बात कर रहे थे, हमारे साथ कायनात हफीज़ भी मौजूद थी, उन्होंने अपना एनालिसिस दिया। इस वक्त पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच जारी है और इस वक्त श्रीलंका बैटिंग कर रहा है। नाज़रीन, भारतीय हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कौमी टीम के हेड कोच ग्रांट ब्रिट की जानिब से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, लेकिन उससे पहले हम आपको बताएं कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस के हवाले से बात करेंगे, जिसकी इस वक्त चौथी समाअत जारी है और जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में ये फुल कोर्ट समाअत जारी है। इसी पर मज़ीद तफसीलात लेते हैं, हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा पीएनएन शबीहा नकवी ने। शबीहा, अब तक की अदालती कार्रवाई का अहवाल बयान कीजिएगा। जी बिल्कुल, जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है उसकी आज चौथी समाअत है और ये समाअत जो है हमने देखा कि पहली समाअत से आज तक जो है वो लाइव नशर की जा रही है। फुल कोर्ट बेंच जो है इसकी समाअत कर रहा है। जितने भी मुखालिफ जो दरख्वास्त गुजार थे उनकी जो है वकीलों ने जो है अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं, जबकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की हिमायत में जितने दरख्वास्त गुजार हैं उनके दलाइल अभी जारी हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग और मुस्लिम लीग काफ जो है उनके वकीलों ने दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं, जबकि जमात इस्लामी और जमीयत उलमा इस्लाम ने जो है उनके जो हक में दलाइल हैं उनको ही अपनाया है, जबकि अटॉर्नी जनरल और पाकिस्तान बार कौंसिल के दलाइल अभी बाकी हैं। इस वक्त जो है MKM के वकील जो है फैसल सदीकी वो दलाइल दे रहे हैं। आज सुबह से ही जो है उनका दलाइल देने का सिलसिला अभी जारी था और जो फैसल सदीकी हैं उन्होंने इसकी हिमायत भी की है इस एक्ट की, और इसके साथ साथ जिन्होंने इसके खिलाफ दरखास्तें हैं उसको खारिज करने की इस्तदा भी की है। उनका यही कहना है कि ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के खिलाफ दरखास्तें वो काबिल सवाल ज़रूर है, लेकिन उनको मेरिट पर खारिज किया जाए। इसके साथ हमने यह भी देखा कि आज
चीफ जस्टिस थे और जस्टिस मुनीब अख्तर जो हैं उनके दरमियान भी हमने एक मुकालमा सुना, लेकिन उससे पहले हमने देखा कि जस्टिस एजाजुल एहसन ने जब फैसल सदीकी से सवाल किया तो चीफ जस्टिस ने कहा कि आप सवाल का जवाब ना दें और अपने दलाइल मुकम्मल करें। 4 समातें हो चुकी हैं जिसकी वजह से बाकी जो केसेस हैं उनकी समात में ताख़ीर हो रही है। और उनका कि मैं अपने साथी जजेस से ये भी दरख्वास्त करूँगा कि अभी अपने सवाल रोक के रखें। बेंच में मौजूद हर कोई सवाल करना चाह रहा है लेकिन पहले वकील को दलाइल देने दें। बहुत शुक्रिया शबीहा, आपने हमें अपडेट किया। अब आपको बराह रास्त ये चलें सुप्रीम कोर्ट जहां पर ये लाइव हियरिंग जारी है। तो ये वो मुकालमा था जो चीफ जस्टिस और जस्टिस मुनीब अख्तर के दरमियान हुआ। इस पर मजीद बात करेंगे मगर अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का। वेलकम बैक टू पाकिस्तान लाइव। आपको एक बार फिर लिए चलेंगे सुप्रीम कोर्ट जहां पर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत जारी है। तो बराह रास्त समाअत इस वक्त जारी है। अभी आपको ये बताएं कि हमास और इसराइल के जंग का चौथा रोज़ है और इसराइली फोर्सेस ने गज़ा का मुहासरा मुकम्मल कर लिया है। रात भर में हमास के 200 से ज़ायद ठिकानों पर फ़िज़ाई हमले किए गए हैं। जंग में हलाक होने वालों की तादाद 1600 से अब तजावुज़ कर चुकी है। गज़ा पर बमबारी के बदले हमास ने इसराइली यरगमालियों को कत्ल करने की धमकी दे दी है। आपको तमाम तर तफसीलात दिखाते हैं। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ साबिक सफारतकार नजमुल साकिब साहब मौजूद हैं। नजम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आज इस जंग का चौथा रोज़ है और हम देख रहे हैं कि तकरीबन 1600 से ज़्यादा अमवात अब तक रिपोर्ट हो चुकी हैं। हमास की जानिब से ये पेशकश की जा रही है, जो तर्जुमान है हमास के वो ये कह रहे हैं कि हम जंग बंदी के लिए तैयार हैं, जो हदफ थे वो हमने हासिल कर लिए हैं। क्या समझते हैं आप उनकी ये पेशकश कितनी इंपॉर्टेंट है और जो हदफ वो कह रहे हैं हमने हासिल कर लिए, कौन से ऐसे हदाफ हैं जो हासिल किए उन्होंने? देखिए, इस वक्त जो सूरत हाल है उस पर तो कुछ भी कहना, यानी कोई भी कुछ कहे उसको 2-3 दफ़ा सोचना पड़ेगा। जब हमास का हमला हुआ था तो क्या उस वक्त ये बात सोची गई थी कि ये बात हाथ से निकल जाएगी? अब जबकि पूरी की पूरी जंग शुरू हो गई है और इजराइल के मुताबिक ये कि एक तवील जंग होगी, मेरे ख्याल में इंटरनेशनल कम्युनिटी पूरा देख रही है ये और कोई ना कोई इसका नतीजा निकलता हुआ नज़र आएगा। लेकिन इस वक्त की सूरत हाल में तो ये है कि सिर्फ आप लाशें गिनिए, देखिए कितने शहीद हुए हैं, देखिए कितनी बिल्डिंग्स हुई हैं, क्योंकि ये मुहासरा जो है ना, खैर ये तो पहले भी गज़ा का मुहासरा ही था। यानी पानी अगर देख लें जो साथ हैं उस पर भी इजराइल का रूल था, आगे जाके इजिप्ट का रूल शुरू हो जाता है। फ़ज़ा अगर देख लें तो उस पर भी इजराइल का कंट्रोल था। अब ये कि एक मौका मिला है इजराइल को कि वो जो बहुत अरसे से करना चाहता था वो कर सके और उसमें उसको कुछ हिमायत भी हासिल हो, इस तरीके से ये कह के कि जी मुझ पर तो हमला हुआ है और मैंने तो ये करना है। उधर के आर्मी चीफ का बयान देखें तो वो कह रहा है कि जी हमारी आर्म फोर्सेस पूरी तैयार हैं किसी भी किस्म के यानी करने के लिए। और जो सबसे बड़ा सवाल ये है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी, जिसमें कि सिक्योरिटी काउंसिल सबसे पहले आती है, वो अपने बंद कमरों में वो किसी नतीजे पे नहीं पहुंचे। और उसकी बुनियादी वजह ये है कि इस दफ़ा लगता है कि इजराइल अपने पूरे हदफ मुकम्मल कर लेगा या कोई मिरेक्युलसली कोई मौजज़ा ऐसा होगा कि हमास जो है वो गलबा पाने की पोजीशन में आए, तब ये जंग जो है ये ख़त्म हो सकती है। अच्छा नजम साहब, ये आपने बड़ा एक इम्पॉर्टेंट जो है वो पॉइंट रेस किया। मैं इसी पर पहले आपसे एक सवाल कर लेता हूँ। वो ये कि हमने देखा इसराइल की जो इंटेलिजेंस थी वो मुकम्मल तौर पर फेल हो गई, जो उनकी मिलिट्री कैपेसिटी थी वो भी हमें फेल होती नज़र आई और दुनिया भर में उसको हजीमत का सामना हुआ। जिस तरह से आसमान से हमला किया गया, ज़मीन से हमला किया गया, बुलडोज़र्स का इस्तेमाल किया गया, इसराइल इसको रोक सकता था या वाकई में वो एक्सपोज हुआ है? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि शायद वो रोक सकता था, उसने खुद नहीं रोका और वो चाहता था कि ये जंग हो, वो कुछ आदाफ हासिल करना चाहता है। थोड़ा सा क्लियर कर सकते हैं इस मामले को? देखिए, बड़ा अहम सवाल है और बड़ा अहम एंगल है ये। अगर तो आप इजराइल को समझ रहे हैं कि ये कोई श्रीलंका है या वो कोई मालदीव है तो ये तो गलतफहमी होगी। टेक्नोलॉजी में पैगासस से लेके और उसके जो सारे यानी स्पाईवेयर दुनिया भर में घूम रहे हैं और उसका अभी तक कोई इलाज नहीं ढूंढा गया। फिर उनकी इंटेलिजेंस जो है वो पूरी दुनिया में मोसाड का चर्चा है ये, और फिर अपने हमसाए में और फिर अपने ऊपर हमला होने की उनको पता नहीं था। ये बिल्कुल उसी तरह से मुझे नज़र आ रहा है जिस तरह के अमेरिका ने और उनके इत्तेहादियों ने सरप्राइज जाहिर किया था कि रूस ने हमला कर दिया यूक्रेन पे। उसके पीछे जो अवामिल हैं वो एकदम से भूल जाते हैं हमें। मैंने 1-2 रिपोर्टें ऐसी भी पढ़ी हैं जिसमें यह है कि हमास को मजबूर किया गया
कि वो ये सारा जो है वो यानी अटैक करे, ये जो 5000 या 2500 जितने भी रॉकेट उसने शुरू में फायर किए। अब ये दो इस वक्त आपके पास ओपिनियंस हैं। आपके सवाल के जवाब के ज़िमन में दो इंडिपेंडेंट व्यूज़ हैं। पहला व्यू ये है कि हमास ने ये किया, सरप्टिशियसली किया, सीक्रेटली उसने ये सारे यानी कहीं से वेपन प्रोक्योर किए और फिर पूरा प्लान करके हमला किया। ये है एक व्यू। दूसरा व्यू ये है कि इजराइल को पता था इसका, क्योंकि जिस तैयारी के साथ उन्होंने जवाब दिया है उससे समझ में ये बात आती है कि वो पहले से ही तैयार थे कि ये होगा। और जितनी तेजी से ये सारा कुछ हो रहा है और फिर जितनी तेजी से उनके डिफेंस मिनिस्टर ने ये बताया, देखिए ना, अभी आप पे एक अटैक होता है और आप ये बयान देते हैं कि हमारी वॉर, जिस तरह नेतन्याहू साहब ने कहा कि वी आर एट वॉर, हमारी जंग शुरू हो गई है। अभी तो एक हमला हुआ है, तो आप ये भी कह सकते थे कि ये एक अटैक हुआ है, हम इसका अप्रोप्रिएटली प्रोपोर्शनेटली जवाब देंगे। दूसरा, जब वो डिफेंस मिनिस्टर साहब ये कहते हैं तो चीज जरा थोड़ी सी वजाहत से सामने आती है। वो ये कहते हैं कि ये जंग तवील होगी। अच्छा बाबा, ये जंग क्यों तवील होगी? आप पे हमला होता है, आप उसका प्रोपोर्शनेटली जवाब देते हैं और कोशिश करते हैं कि जंग ना हो। तो ये मैंने आपको दो व्यूज बताए हैं। अब ये है कि आप देखना ये कि टेबल के किस तरफ बैठा हुआ शख्स है वो इसको कैसे देखता है। मुझसे पूछेंगे तो मैं ये कहूंगा कि देयर इज मोर टू इट देन मीट्स द आई। ये हिस्ट्री फैसला करेगी कि ये जो हमला हुआ ये किस तरीके से हुआ, किसने किया, किसके बिहेस्ट पे किया, हमास ने किसकी बात मानी, हमास के पीछे कौन था, और ये अपने इलाके में, अपने यानी नेबरहुड में आपके हो रहा है और आपको पता नहीं चला। तो ये कुछ सवालात हैं जो कि शायद इस जंग के खत्म होने के बाद समझ में आएंगे। राइट, वेरी राइटली एक्सप्लेन्ड। अच्छा, एक चीज़ और, इस वक्त हम ज़रा थोड़ी सी अगर करंट सिनेरियो की बात कर लें, जो इस वक्त खबरें सामने वहाँ से आ रही हैं। इसराइल ने जो गज़ा के दाखिली और ख़ारजी रास्ते हैं वो बंद कर दिए हैं, बिजली वहाँ पर मुनक़ता हो चुकी है, खुराक की वहाँ पर शदीद किल्लत है, पानी नहीं है, गैस नहीं है, बहुत सारे वहाँ पर किस्म के बहरान है, इस वक्त उनको उसका सामना करना पड़ा है। क्या समझते हैं आप, ये मामला कैसे आगे चलेंगे वहाँ पर? ये मामला जो हैं ये अभी ना इजराइल के हाथ पे हैं, ना ही ये हमास या फ़लस्तीन के हाथ में है। और मुझे लग रहा है कि ये मामला इस वक्त जो आपकी बैनुल-अक़वामी ताकतें हैं, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, उनके हाथ में है। ये चीज़ तबाही की तरफ अब वो रास्ता खुल गया है। अब हमें रोज़ाना हम गिनेंगे कितनी लाशें हैं, कितने शहीद हैं, कितनी बिल्डिंग्स तबाह हो गई, पानी बंद हो गया, बिजली बंद हो गई। और जब जंग होती है तो उसमें तो ये सारा कुछ, सबसे पहले जो कैजुअल्टी होती है जंग में, किसी भी इस तरह की जंग में, वो होती है सच की। तो सबसे पहले तो हमें यह देखना है कि सच इस वक्त क्या है और उसमें कौन रिपोर्टिंग कर रहा है और वो कौन सी रिपोर्टें हम तक पहुंच रही हैं। लेकिन एक चीज तय है कि इस जंग में जो गजा का हिसार जो पहले भी था वो और ज्यादा हो जाएगा, सख्त हो जाएगा। और इजराइल को यूं समझिए काफ ब्लांक मिल गया है, एक उनको ऐसा उनके हाथ में आ गया, एक कार्ड ऐसा आ गया जिसको वो आखिर तक इस्तेमाल करेंगे। तो जाहिर है वो किसके खिलाफ इस्तेमाल होगा? वो फ़लस्तीनियों के यानी खिलाफ इस्तेमाल होगा, वो गजा की पट्टी में यानी इस्तेमाल होगा। और बाकी मुल्क जो हैं वो सिर्फ ये सोच रहे हैं, जो आसपास के मुल्क हैं, कि ये जंग जो है ये आगे ना बढ़े। लेकिन जहां तक फ़लस्तीनियों का ताल्लुक है वो तो बड़े बुरे तरीके से महसूर है। और इस वक्त किसी को कुछ नहीं पता कि उनकी वापसी का, एक तरफ पानी है, दूसरी तरफ इजराइल है, कहाँ जाएंगे? तो उसमें ये यानी इंटरनेट की बात करना, बिजली पानी की बात करना और ये सारा कुछ जो है, ये तो ना कोई स्कूल है वहां पे, ना कोई अस्पताल है। इस वक्त तो ये बहुत शुक्रिया आपका। नजमुल साकिब साहब हमारे साथ मौजूद थे, साबिक सफारतकार हैं। डेफिनेटली अहम चीज़ें उन्होंने एक्सप्लेन की हैं और दो तरह के एंगल उन्होंने सामने रखे हैं। एक एंगल ये कि हमास ने खुद प्लान करके ये हमला किया, लेकिन दूसरा प्लान एक और भी है। खबर सामने ये भी आ रही है कि शायद इसराइल चाहता था ये हमला हो और इस जंग को वो बढ़ा कर चले। लेकिन इंपॉर्टेंटली बहुत सारे लोग ये बात जानना चाहते हैं कि आखिर हमास है क्या, हमास किस तरह से काम करती है? जी मारिया। जी हाँ, तो नाज़रीन, हमास क्या है और ये कैसे वजूद में आई? यासिर अरफात की तंजीम PLO की मुखालफत में हमास वजूद में आई। शेख अहमद यासीन ने 1987 में हमास की बुनियाद रखी। PLO के बरक्स हमास इसराइल के वजूद को तस्लीम नहीं करती। हमास इंतज़ामी तौर पर दो बुनियादी ग्रुपों में मुनक़सिम है। साथ ही साथ आपको बताएं कि पहला गिरोह फलाही और माशरती अमूर, स्कूल, हॉस्पिटल्स और मजहबी इदारों की तामीर का हामी, जबकि दूसरा गिरोह अल-क़िसाम ब्रिगेडर इसराइल के खिलाफ मुज़ाहमत करता है।
2006 के आम इंतखाबात में हमास ने गजा की पट्टी में अक्सरियत हासिल की। 2006 से मगरबी किनारे पर महमूद अब्बास की क़यादत में फतह पार्टी का कंट्रोल है। गजा बदस्तूर हमास के कंट्रोल में है और इस्माइल हनिया हमास के सरबरा और कतर में मुकीम है। कतर हमास का सबसे अहम इत्तेहादी और माली मावरत फराहम करने वाला मुल्क है। हमास को तुर्किया और ईरान की हिमायत भी हासिल है। तो ये है हमास की कुछ इन्फॉर्मेशन कि हमास है क्या और इसका वजूद कैसे आया है। बिल्कुल ऐसे ही मारी, ये तो थी हमास की हवाले से हमने बताया। देखो और अहम खबर अपने नाजरीन को दें, वो ये कि लाहौर की तमाम मार्केट्स कल बंद रहेंगी। इंसदाद स्मोक के लिए लाहौर इंतजामिया की अपील पर ताजिर तंजीमों ने बुध को मार्केट्स मुकम्मल तौर पर बंद रखने की हिमायत कर दी है। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा और CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीक कमियाना की ताजिरों के साथ अहम बैठक हुई। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा ने कहा कि हुकूमत पंजाब के हिदायत की रोशनी में बुध को वर्क फ्राम होम होगा, 2 माह के लिए बुध को छुट्टी होगी। बिल्कुल इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। कमिश्नर लाहौर और CCPO लाहौर की ताजरों के साथ एक अहम बैठक हुई है। बुध को वर्क फ्राम होम होगा, 2 माह के लिए बुध को छुट्टी होगी। कमिश्नर लाहौर ने वाज़ेह किया है लाहौर की तमाम मार्केट्स कल बंद रहेंगी। इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है ये, ताकि नाज़रीन को इस बारे में इल्म हो कि कल का दिन मार्केटें बंद रहेंगी और ये अहम फैसला किया गया इस अहम बैठक के अंदर। बुध को वर्क फ्राम होम होगा। खबरें नाज़रीन और भी हैं, आप तक पहुँचाएंगे एक ब्रेक के बाद। पाकिस्तान लाइव के सेकंड आवर में खुश आमदीद। तो एक बार फिर वर्ल्ड कप की बात करेंगे और पाकिस्तान और श्रीलंका का इस वक्त मैच जारी है। वर्ल्ड कप के दूसरे मैच में श्रीलंका की पाकिस्तान के खिलाफ बैटिंग जारी है। पैथम निशान का 51 और केसल परेरा 0 पर पवेलियन लौट गए हैं। हसन अली और शादाब खान ने एक विकेट हासिल की है। कप्तान बाबर आजम कहते हैं टॉस जीते तो हम फील्डिंग का फैसला करते हैं। जी हाँ, उन्होंने कहा कि कोशिश करेंगे कि जल्द अहम विकेटें हासिल करें। शाकीन क्रिकेट मैच पर पुरजोश हैं, कहते हैं कि कौमी टीम मेगा इवेंट जीत कर वापस आएगी। तो ये कहना है शाकीन क्रिकेट का, जो बहुत पुरजोश भी दिखाई दे रहे हैं और इसके साथ साथ बड़ी उम्मीदें भी हैं उन्हें कौमी टीम से। वो कह रहे हैं कि हमें यकीन है कि हमारी जो टीम है वो वर्ल्ड कप घर लेकर वापस आएगी। बिल्कुल, लेकिन अभी 2 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। हसन अली और शादाब खान ने एक विकेट हासिल कर ली है। श्रीलंका इस वक्त बैटिंग कर रहा है और पाकिस्तान को मज़ीद विकेटें हासिल करनी है ताकि बड़ा टारगेट जो है वो श्रीलंका स्कोर ना कर सके। लेकिन माहिरीन ये कहते हैं, एक्सपर्ट्स ये कहते हैं, उनकी राय ये है कि इस पिच पर 300 का जो टारगेट है वो एक मामूली टारगेट है या आम टारगेट है। ये सपोर्टिव पिच है बैटिंग के हिसाब से और 2 विकेटें अब तक श्रीलंका अपनी गंवा चुका है। पाकिस्तान ये भरपूर कोशिश कर रहा है कि वो जल्द अज जल्द मज़ीद खिलाड़ियों को आउट करे और हसन अली ने एक विकेट हासिल किया और शादाब खान ने दूसरे विकेट हासिल किया। They've been really good to be 180. Oh yes, lovely. Comes back to that word, balance, nipped around the corner. तो इस वक्त तकरीबन जो है वो 149 रन हो चुके हैं। 2 खिलाड़ी आउट हैं। हसन अली और शादाब खान की जानिब से ये विकेट ली गई है। पाकिस्तान की इस वक्त फील्डिंग जारी है। श्रीलंका इस वक्त 2 खिलाड़ी आउट के साथ बैटिंग कर रहा है। 154 स्कोर हो चुके हैं श्रीलंका के। पैथम निशानका और केसल परेरा जो है वो पवेलियन लौट चुके हैं। पैथम निशानका ने 51 और केसल परेरा 0 पर पवेलियन लौटे हैं। तो इस वक्त जो है वो काफ़ी अच्छा मैच जा रहा है। हम अगर स्कोर्स को देखा जाए और साथ ही साथ अगर हम लोग इस वक्त प्लेयर्स भी आउट हो चुके हैं, 0 पर एक प्लेयर को उन्होंने आउट किया, तो यकीनन शानदार इस वक्त बॉलिंग की जा रही है पाकिस्तान। बिल्कुल, बॉलिंग शानदार तो नहीं कह सकते इसको, ठीक है 2 खिलाड़ी आउट कर लिए लेकिन वो स्कोर उन्होंने अपना मेंटेन रखा हुआ है। जा सकती है ना कि अच्छी बॉलिंग होगी और उम्मीद तो कुछ भी कर सकते हैं, उम्मीद तो दुनिया कायम है। लेकिन ये स्कोर जो है अगर उन्होंने 300 तक कर लिया तो पाकिस्तान के लिए डेफिनेटली सेकंड बैटिंग में उसको अचीव करना एक मुश्किल टास्क होगा। तकरीबन आई गेस 20 ओवर्स हो चुके हैं और उसमें 159 समथिंग स्कोर किए हैं, तो कहीं ना कहीं तो बैलेंस है। कर लें आधा, अच्छा हो 50 का आधा कर ले। उन्होंने अगर स्कोर कर लिए तो एक मुनासिब स्कोर से वैसे तो ये कह रहे हैं कि जो विकेट है ये तकरीबन 280 रन तो इस विकेट पे बन सकते हैं, लेकिन कायनात हफीज हमारे साथ मौजूद थे तो वो भी कहती 300 का। बिल्कुल, वो भी बात कर रही थी कि यहाँ पर 300 350 भी स्कोर आराम से बन जाता है। बैटिंग पे जो है वो पिच है, लेकिन जिस तरह से हमारे कप्तान ये बात कर रहे हैं कि अगर उनको चांस मिलता तो वो भी शायद इस पर पहले बैटिंग का फैसला करते हैं। सही है वो बैटिंग पर मजीद बात करेंगे, लेकिन अभी हम सुप्रीम कोर्ट में जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है उस पर समाअत हो रही है, उस हवाले से बात कर लेते हैं। तो 9 दरखास्तों पर यह समाअत हो रही है जिसमें चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने रिमार्क्स दिए कि 4 समाअतों के बावजूद ये हमारी कारकर्दगी है कि केस खत्म नहीं हुआ।
चीफ जस्टिस की जानिब से तश्कील करदा फुल कोर्ट बेंच दरखास्त पर बराह रास्त समाअत कर रहा है। MQM ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की हिमायत कर दी। MQM के वकील फैसल सिद्दीकी ने एक्ट के खिलाफ दरखास्तें खारिज करने की इस्तदा की और कहा कि एक्ट के खिलाफ दरखास्तें काबिल समाअत हैं मगर मेरिट पर खारिज की जाएं। इस समाअत के हवाले से आपको मजीद बताएंगे, लेकिन अभी एक और अहम खबर वो ये कि लाहौर के तमाम मार्केट्स कल बंद रहेंगी। इंसदाद स्मोक के लिए लाहौर इंतजामिया की अपील पर ताजिर तंजीमों ने बुध को मार्केट्स मुकम्मल बंद रखने की हिमायत कर दी है। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा और CCPO लाहौर बिलाल सदीक कमियाना की ताजिरों के साथ अहम बैठक हुई। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा ने कहा कि हुकूमत पंजाब की हिदायत की रोशनी में बुध को वर्क फ्राम होम होगा। अब 2 माह के लिए बुध को छुट्टी होगी। शहर में बुध के रोज कारोबारी सरगर्मियां मुकम्मल मुअत्तल रहेंगी। क्या मामला है, क्या तफसीलात है, हमें ज्वाइन के नुमाइंदा पिनन शबीर हैदर जफर ने, उनसे बात करते हैं। शबीर, क्या मामला है और ये बुध ही क्यों डिसाइड हुआ है? हफ्ते का कोई और दिन क्यों डिसाइड नहीं हुआ? इसके पीछे क्या रीजन है? जी, इस्ताद स्मोक के लिए लाहौर इंतजामिया की अपील पर ये ताजर तंजीमों की जानब से भी बुध मार्केट को जो है मार्केट मुकम्मल बंद रखने की हिमायत का भी ऐलान कर दिया गया है। और इस हवाले से कमिश्नर लाहौर मोहम्मद बुध को छुट्टी होगी और ताजर तंजीमें जो हैं उन्होंने भी इस्ताद स्मोक के लिए इसके ऊपर जो है हिमायत का ऐलान किया है कि बुध को छुट्टी। अच्छा, बुध को छुट्टी होगी और स्कूल्स भी बंद होंगे क्या? यानी जितनी भी तालीमी सरगर्मियां ये भी बंद होंगी? से अभी फैसला होना बाकी है कि बुध को स्कूल और कॉलेज जो बंद करने के हवाले से ये फैसला जेरे गौर है। मगर इस वक्त जफर, मेरा सवाल अभी भी वहीं पे कि ये बुध को डिसाइड करने के पीछे क्या रीजनिंग थी? ये कहीं से पता चला है आपको कुछ? इस हवाले से अगर बात की जाए तो बुध को इसलिए कहा गया है कि एक तो इतवार वाले दिन स्कूल और कॉलेज तमाम बंद होते हैं, जबकि मार्केट्स जो हैं वो इतवार के दिन जो हैं वो मुकम्मल तौर पर पहले भी बंद होती हैं। मगर बुध जो है हफ्ते का एक मिड दिन होता है जो दरमियान में दिन आता है। और पहले इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि बुध वाले दिन अगर मार्केट्स बंद होती हैं तो अगले 2 से 3 रोज में अगर मार्केट्स खुलती हैं और इसी तरह गाड़ियों के आमदोरफ्त में इजाफा होता है तो इतवार के रोज फिर हम तरफ कम हो जाती है, क्योंकि हम। ठीक है शबीर हैदर जफर, बहुत शुक्रिया आपका, आपने बड़ा तफसीलन हमें समझाया। तो ये मामला है कि बुध की छुट्टी डिसाइड हुई है, यानी कारोबारी जो सरगर्मियां यूं कह लिया जाए कि वो बंद होंगी, लेकिन जो स्कूल्स और कॉलेजेस इन हवाले से अभी कोई फैसला नहीं हुआ। अब देखना यह कि इस पर क्या पेशरफ्त सामने आती है। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। जी मारिया, खबर शामिल कर लें। जी हाँ, हम लोग हमास और इसराइल की जंग की बात करें तो हमास इसराइल जंग चौथे रोज में दाखिल हो गई है। इसराइली फोर्सेस ने गजा का मुहासरा मुकम्मल कर लिया है। रात भर में हमास के 200 से ज़ायद ठिकानों पर फजाई हमले किए। जंग में हलाक होने वालों की तादाद 1600 से तजावुज़ कर गई है। गजा पर बमबारी के बदले हमास ने इसराइली यरगमालियों को कत्ल करने की धमकी भी दे दी है। आपको एक बार फिर बताएं कि हमास इसराइल जंग चौथे रोज में दाखिल हो गई है। इसराइली फोर्सेस ने गजा का मुहासरा मुकम्मल कर लिया है। रात भर हमास के 200 से ज़ायद ठिकानों पर फजाई हमले किए। जंग में हलाक होने वालों की तादाद 1600 से तजावुज़ कर गई है। गजा पर बमबारी के बदले हमास ने इसराइली यरगमालियों को कत्ल करने की धमकी दी गई है। तो ये हमास की जानिब से ये धमकी दी गई है। चौथा रोज़ है इसराइल और हमास के दरमियान इस जंग का। इसराइली फोर्सेस ने गजा का मुहासरा मुकम्मल कर लिया है। इसी अहम मामले पर बात करते हैं। हमारे साथ साबिक सफारतकार मौजूद हैं आकिल नदीम साहब। आकिल नदीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आज इस जंग का चौथा रोज़ है। तकरीबन 1600 से ज़ायद अब तक जो अमवात हैं वो रिपोर्ट हो चुकी हैं और बहुत बड़ी तादाद में लोग ज़ख्मी बताए जा रहे हैं। क्या समझते हैं आप ये मामला जो इस वक्त चल रहा है उसमें अगर हम स्पेसिफिकली बात कर लें पहले मुस्लिम उम्मा की, क्योंकि हम देख रहे हैं अमेरिका तो भरपूर तरीके से सपोर्ट कर रहा है इसराइल को और यूनाइटेड किंगडम यूके भी कर रहा है, इसके अलावा फ्रांस भी बढ़ चढ़ कर बात कर रहा है, लेकिन मुस्लिम उम्मा क्या आपको इस अहम मामले पर एक पेज पर एक प्लेटफॉर्म पर यूनाइटेड नज़र आ रही है? मुझे आपकी आवाज़ सुनाई दे रही, लेकिन जो मुझे आपका सवाल समझ आया उसमें आप मुस्लिम उम्मा की बात कर रहे थे। तो मुस्लिम उम्मा जो है वो पोजीशन में नहीं। आकिल नदीम साहब से दोबारा हम रब्ता करने की कोशिश करेंगे, उनकी आवाज़ हमें ठीक तरह से मौसूल नहीं हो रही, लेकिन सवाल उनसे हम ये करना चाह रहे हैं कि क्या मुस्लिम उम्मा जो है इस मामले पर एक पेज पर है या नहीं है। हमें बयान तो नज़र आ रहे हैं, बयानात भी नज़र आ रहे हैं, लेकिन हम अगर बात करें फ़िज़िकली ग्राउंड लेवल पर जो
इसराइल की ममालिक मदद कर रहे हैं, उसमें अमेरिका बढ़ चढ़कर फौरी उसने उस पर रिएक्ट किया है और इमदादी सामान वहाँ पर, एड मिलिट्री असिस्टेंस वहाँ पर वो कर रहा है, जंगी बहरी बेड़े वहाँ पर वो भेजने का उसने ऐलान कर दिया है। लेकिन जो मुस्लिम उम्मा है उसका डिस्कस करना या उस पर बात करनी बेहद ज़रूरी है। वही हालात हैं कि इस वक्त तमाम मुस्लिम कंट्रीज़ को मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। फ़लस्तीनी हमारे बहन भाई हैं, मुसलमान बहन भाई हैं, और इसी तरह अगर दुनिया के दूसरे कोनों की भी बात की तो जहाँ जहाँ मुसलमानों पर जुल्म होते हैं तो वहाँ पर हमें सबको मुत्तहिद होने की। दोबारा बात करते हैं, हमारे साथ आकिल नदीम साहब मौजूद हैं। आकिल साहब, आपको आवाज़ ठीक तरह से आ रही है? जी आकिल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हम बात कर रहे थे कि मुस्लिम उम्मा का इस वक्त इत्तेहाद कितना अहम है, कितना इंपॉर्टेंट है इस तमाम तर सिनेरियो के हवाले से अगर हम बात करें तो। देखिए, मेरे ख्याल में इससे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जो एडवर्सरी है मसलन इजराइल जो है वो बहुत ज्यादा ताकतवर है और उसको दुनिया की सारी जो बड़ी बड़ी कुव्वतें हैं उनकी सपोर्ट हासिल है। तो इसलिए ऐसा कहना कि अगर मुस्लिम उम्मा मुत्तहिद हो गई और उन्होंने अगर कोई स्टांस लिया तो कोई सिचुएशन में तब्दीली आएगी, तो मेरा ख्याल में ऐसी कोई बात नहीं होगी। चाहे मुस्लिम उम्मा कितनी भी मुत्तहिद हो जाए, मेरे ख्याल में इस मामले में कोई ऐसी एक यूनिफाइड पोजीशन मुश्किल से ही दे पाएगी। लेकिन बहरहाल अभी जो मैंने देखा है कि सऊदी फरमानरवा और पीएन लोग फलस्तीनी अथॉरिटी के जो सदर महमूद अब्बास उनमें बात हुई है और वो मेरे ख्याल में MBS जो है वो बैक चैनल यूज कर रहे हैं, इजराइल से बात कर रहे हैं। तो हो सकता है कि इसमें कोई जो ये जो तफादम चल रहा है इसमें किसी शिद्दत में कुछ कमी आए, लेकिन मेरा ख्याल है कि इसमें कोई कमी नहीं आएगी क्योंकि इजराइल को एक बहुत बड़ा सख्त झटका मिला है, एक सियासी भी और एक जो स्ट्रेटेजिक उनको एक झटका लगा है। तो वो मेरे ख्याल में वो जब तक कि इसका हमास से पूरी तरह बदला ना ले लें, वो मेरे ख्याल में अपनी जो उनकी ऑफेंसिव है उसमें कमी नहीं लाएंगे। लेकिन सिचुएशन उस वक्त तब्दील हो सकती है अगर इन्होंने ग्राउंड ऑफेंसिव शुरू किया और उन्होंने गाजा में एंटर होने की कोशिश की, तो तब उनकी मुश्किलात बढ़ेंगी क्योंकि फिर स्ट्रीट टू स्ट्रीट फाइट में जो है वो मेरे ख्याल में इजराइलियों को बहुत मुश्किल पेश आएगी और उस वक्त फिर इजराइल को अपनी जो अभी इस वक्त की जो एग्रेसिव पॉलिसी है या जो उनका एग्रेसिव रिस्पॉन्स है उसके बारे में उनको रीथिंक करना पड़ेगा और फिर उस वक्त ये मजहबी ममालिक जो है वो कोशिश करेगी कि ये इस जंग का खात्मा किया जाए। लेकिन अभी ठीक है आकिल साहब एक बड़ा अहम सवाल है कि जो कैप्टिव्स हैं यानी कि जो जिनको यरगमाल बनाया गया, हमास ये दावा कर रहा है कि बहुत बड़ी तादाद में हमारे पास इसराइली कैप्टिव्स मौजूद हैं और वो ये कह रहा है कि अगर आपने हमलों को ना रोका, हमले करने ना बंद किए तो हम आपके जो कैप्टिव्स हैं, जो आपके यरगमाल हमारे पास लोग हैं, उनको हम मारना शुरू कर देंगे। कितने इंपॉर्टेंट होते हैं ये यरगमाल बनाए गए लोग और क्या देख रहे हैं फ्यूचर में के हवाले से क्या होगा? देखिए, ये पहले भी हमास ने ये उन लोगों को यरगमाल रखा था, कुछ लोगों को, और फिर उसके बाद उन्होंने अपने जो उनके डिटेनीज थे इजराइल में उनको रिलीज करवाया था। काफी बड़ी तादाद 100 से ज्यादा जो थे फिलिस्तीनी जो वहाँ पे थे उनको रिलीज करवाया था, लेकिन उन्होंने कभी भी उनको एक्सिक्यूट नहीं किया था। तो मेरे ख्याल में अगर उन्होंने ये एक्सिक्यूट करना शुरू किया तो वो फिर उनके लिए एक बैन अवी फिजा उनके खिलाफ उसमें जो अगर अभी कुछ कोई हमदर्दी है तो उसमें और कमी आएगी। तो मेरे ख्याल में शायद इस स्टेज तक नहीं जाएंगे और सिर्फ धमकी तक की स्टेज पे रहेंगे और शायद अगर अपने रिजॉल्व उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट करना तो एक आध किसी को एक्सिक्यूट कर सकते हैं, किसी फौजी वगैरह को, लेकिन फिलिपीन तो मेरे ख्याल में वो ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, आकिल नदीम साहब हमारे साथ मौजूद है, साबिक सफारतकार है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और आपका कहना यह है कि वो एग्जीक्यूट नहीं करेंगे और डेफिनेटली कैप्टिव्स के साथ ऐसे जो लोग यरगमाल बनाए जाते हैं उससे उनको बाद में जो नेगोशिएशंस होती हैं, जो मुतालबात होते हैं, वो डेफिनेटली बाद में सामने रखे जाते हैं और अपनी बातें मनवाई जाती हैं। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, और आपको ये भी बता दें कि हमास के एक सीनियर ओहदेदार हैं, उनका ये मौक़िफ़ है कि हमास इसराइल के साथ मुमकिना जंग बंदी के बारे में बातचीत के लिए तैयार है। हमास के सियासी एक रुकन है, उनका ये मौक़िफ़ सामने आया। टेलीफोनिक इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि तमाम सियासी मुज़ाकरात के लिए हम तैयार हैं और उन्होंने कहा है कि अगर जंग ये तूल पकड़ती है तो वो उसके लिए भी तैयार है, वो जंग के लिए भी तैयार है, बातचीत के लिए भी तैयार है। उनका ये बयान मुसलसल जो बमबारी और झड़पों के बाद सामने आ रहा है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो इसराइल ने गज़ा की पट्टी का सख्त मुहासरा किया हुआ है, पानी बिजली मुनक़ता है वहाँ पर, खुराक की शदीद किल्लत है, गैस का ज़ख़ीरा वहाँ पर अब ख़त्म हो चुका है
है। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी पीर को ये ऐलान किया कि गज़ा की पट्टी में कशीदगी के आगाज़ से अब तक तकरीबन 1.25 लाख फ़लस्तीनी बेघर हो चुके हैं। फ़लस्तीनी इस वक्त शदीद मुश्किलात का शिकार हैं और डेफिनेटली ये बाइस तशवीश बात है। वो दोनों सिचुएशंस के लिए तैयार हैं कि अगर जंग होती है तो हम जंग भी करेंगे और अगर मुज़ाकरात होते हैं तो हम मुज़ाकरात के टेबल पर भी बैठने के लिए तैयार हैं। दूसरी जानिब अगर ईरान की बात करें तो ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई ने कहा है कि इसराइल पर हमला करने वालों के हाथ चूमते हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर ने इसराइल पर हमास के हमले को सराहते हुए कहा कि जिसने सहूनी रियासत पर हमला किया हम उनके हाथ चूमते हैं। उन्होंने कहा कि इसराइल पर हमास के हमले में ईरान मुलव्विस नहीं था, लेकिन इसराइल पर यह हमला इसकी फौज और इंटेलिजेंस के लिए नाकाबिले तलाफी शिकस्त है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक उन्होंने कहा कि हमास के तबाहकुन हमले ने इसराइल के अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया, जिसकी तलाफी इतनी आसान नहीं है। ऐसा ही है, ईरान के सुप्रीम लीडर ने इसराइल को ही उसकी अपनी तबाही का जिम्मेदार करार दिया है। तो हमने पहले देखा कि ईरान पर भी ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा था कि ईरान जो है वो फ़लस्तीन की मदद कर रहा है, फंडिंग वगैरह कर रहा है, लेकिन उसकी तरदीद की है। लेकिन जो फ़लस्तीन की जानिब से इक़दाम उठाया गया उसकी हिमायत की गई है। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं नाज़रीन। गज़ा का इलाका 25 मील तवील और 5 मील चौड़ा, उसे गज़ा की पट्टी भी कहा जाता है। गज़ा क्या है आपको बताते हैं पहले। और दूसरा एक और अहम सवाल ये कि हमास क्या है और ये कैसे वजूद में है। तो इस हवाले से भी अपने नाजरीन को बताएं कि यासिर अरफात की तंजीम PLO की मुखालफत में हमास वजूद में आई। शेख अहमद यासीन ने 1987 में हमास की बुनियाद रखी। PLO के बरक्स हमास इसराइल के वजूद को तस्लीम नहीं करती। हमास इंतज़ामी तौर पर 2 बुनियादी ग्रुप्स में मुनक़सिम है। पहला गिरोह फलाही और माशरती उमूर, स्कूल्स, अस्पतालों और मजहबी इदारों की तामीर का हामी है, जबकि दूसरा गिरोह अल-क़स्म ब्रिगेडियर इसराइल के खिलाफ मुज़ाहमत करता है। 2006 के आम इंतखाबात में हमास ने गज़ा पट्टी में अक्सरियत हासिल की। 2006 से मगरबी किनारे पर महसूद अब्बास की क़यादत में फतह पार्टी का कंट्रोल है। गज़ा बदस्तूर हमास के कंट्रोल में है, जबकि इस्माइल हनिया हमास के सरबराह और कतर में मुकीम हैं। कतर हमास का सबसे अहम इत्तेहादी और माली मुआवनत फराहम करने वाला मुल्क है। हमास को तुर्की और ईरान की हिमायत भी हासिल है। तो ये है स्टोरी हमास की कि हमास है क्या, ऐसे ये है कि और किस तरह से ये वजूद में आए। नाज़रीन, फ़लस्तीन और इसराइल की 15 बरस में 4 जंगें हुई हैं। इसराइल ने कॉस्ट लीड के तहत 27 दिसंबर 2008 को हमले किए। तो ये वो तमाम तफसीलात थी जो माजी में इन दोनों की जंग के हवाले से सामने है और कितनी बात इसमें। यार सबसे अफसोस की बात यह है कि बच्चे इसमें जो है वो भी लुकमा अजल बन रहे हैं। आपको मगर मैं आज के इदादो शुमार बताऊँ जो अभी हमारे सामने आ रहे हैं, उसमें 143 बच्चे फ़लस्तीनी बच्चे इसमें शहीद हो चुके हैं। 105 ख़वातीन इसमें शामिल है और ये डेथ टोल डेफिनेटली बहुत ज़्यादा जाएगा। बिल्कुल ऐसे जुल्म की इंतहा है। अली, हमास इसराइल जंग के दौरान इसराइल की फेक न्यूज़ प्रोपेगेंडा फैक्ट्रियाँ भी मैदान में आ चुकी हैं जो गलत खबरें फैला रही हैं। सोशल मीडिया पर इसराइल का झूठा प्रोपेगेंडा बेनकाब हो गया, अब जिसमें एक पिंजरे में बंद जिन बच्चों को इसराइली बताया जा रहा है, दरअसल वो फ़लस्तीनी बच्चे हैं जिन्हें 5 साल कबल ऑपरेशन के दौरान इसराइली फ़ौज ने घर घर तलाशी के दौरान पिंजरे में बंद कर दिया था। ये वो मनाजिर भी हैं जो अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एक पिंजरा है और ये बच्चे इसराइली नहीं है, ये फ़लस्तीनी बच्चे हैं। मासूम बच्चे इस वक्त पिंजरों में बंद है। और जब जंग होती है तो इसमें हम देखते हैं कि प्रोपेगेंडा भी होता है, अपने साथियों को इस्तेमाल किया जाता है, दूसरे साथियों को गलत शनाख्त के साथ भी इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। ये जितना मर्जी प्रोपेगेंडा कोई भी कर ले, लेकिन जो असल चीज़ें हैं ना, जो असल हकाइक हैं वो दुनिया देख चुकी है। वो आंखें उन्होंने बंद की हुई हैं। वहाँ पर अगर आप देखें मनाजिर, वो एक्चुअल मनाजिर हैं जिसमें बच्चों ने हाथ में वहाँ पर फीडर पकड़े हुए हैं, मलबे के ढेर पे वो खड़े हुए हैं और उनके एक हाथ में पत्थर है और एक हाथ में उनके फीडर है और वो वहाँ पे खून से लथपथ वहाँ पर हमें नज़र आ रहे हैं। तो खैर इस पर दुनिया ने आंखें अपनी हमेशा से बंद रखी और अब शायद उनकी आंखें खुलनी शुरू हो जाएं। आगे चलते हैं। फ़लस्तीन के महसूर शहर गज़ा में ज़ख्मियों का इलाज करने वाली खातून डॉक्टर की इसराइली तैयारों की बमबारी में शौहर की शहादत की खबर पर रद्द-ए-अमल की वीडियो वायरल हो चुकी है। आपको वो वीडियो दिखा देते हैं। तो ये खातून डॉक्टर की भी वीडियो इस वक्त आप देख सकते हैं और इस वक्त उसकी जानिब से कलमा तैयबा का जो वर्द है वो इस वक्त उन फ़िज़ा में, उस जंगी फ़िज़ा में जो है वो बुलंद है। आपको बताएं कि इसराइल के वहशियाना मज़ालिम और खौफनाक बमबारी ने इंसानी हकूक़ की पामाली की तमाम हदें पार कर दी हैं। एक फ़लस्तीनी बच्चा अपने घर में गेम खेल रहा था जब इसराइल ने मिसाइल दागा। मासूम बच्चा जुल्म की दास्तान बताते हुए कह रहा है कि हम घर में प्ले स्टेशन पर वीडियो गेम खेल रहे थे कि हमारे घर पर इसराइल ने बमबारी कर दी। तो यकीनी तौर पर ये बहुत ही दिल खराश किस्म के मनाजिर थे जो हमने देखे। अच्छा, मैं एक और चीज़ यहाँ पर शफक ऐड कर देता हूँ। आपने देखा कुछ एक किस्म का ख़ास प्रोपेगेंडा भी किया जा रहा है। कुछ लोग ये भी बात कर रहे हैं कि हमास ने क्यों ऐसा किया और
उसके बाद ये तो होना ही था, ये लोगों ने तो वहाँ मरना ही था, ये ना किया जाता। मैं आपको बताऊँ ये अभी की बात नहीं है, ये जो विजुअल्स है ना ये हमारे सामने अब आ रहे हैं, ये ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। इससे पहले भी इसी तरह बच्चे यहाँ पर मरते आ रहे हैं और ये औरतें जो हैं वो उसका निशाना बन रही है बमबारी का, लेकिन इन लोगों को तब नज़र नहीं आया। लेकिन अब शायद इन लोगों का ज़मीर जागना शुरू हो गया कि मासूम मर रहे हैं, हमें आवाज़ उठानी चाहिए। तो ये मासूम पहले भी मरते आ रहे थे। खैर आगे ऐसा ही आगे बढ़ते हैं। अली, स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर पाकिस्तानी नयाद हमजा यूसुफ के रिश्तेदार गजा में फंस गए हैं। इस हवाले से खबर ये सामने है कि इसराइल और हमास के दरमियान हालिया कशीदगी में पाकिस्तानी नयाद हमजा यूसुफ ने भी अपने रिश्तेदारों की गजा में फंसने की तस्दीक की है। हमजा यूसुफ की जानिब से तस्दीक की गई है कि उनकी सास और ससुर गुज़श्ता हफ्ते वालिदैन से मिलने गजा गए थे, जहां पर हमजा यूसुफ के मुताबिक इसराइली हुकाम ने उनकी सास ससुर को जल्द अज जल्द गजा छोड़ने का हुक्म दिया, मगर गजा में शदीद जंग और नाकाबंदी की वजह से वहां से निकलना नामुमकिन हो चुका है। तो इस किस्म की अब ये वहां इस तरह के बहुत से केसेस हैं जो कि सामने आ रहे हैं। हम यही कहेंगे कि अल्लाह पाक उन्हें बाहिफाजत रखे और वो वापस जो है हिफाजत के साथ यहाँ से चले जाए। नाज़रीन अभी वक्त है ब्रेक का। वेलकम बैक टू पाकिस्तान लाइव। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस की समाअत कल सुबह 11:30 बजे तक मुलतवी हो गई है। नाजरीन, दौरान समाअत जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत के दौरान फैसल सदीकी से सवाल किया वो क्या ज़रूरियात थी जिनकी बुनियाद पर पार्लियामेंट ने यह एक्ट बनाया। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि अपील का हक के हवाले से उन्होंने रिमार्क्स दिए और ये भी कहा गया दो गलत मिलकर एक दुरुस्त नहीं बना देते। जस्टिस मुसरत हलाली ने कहा कि आर्टिकल 191 की लैंग्वेज सब्जेक्ट टू लॉ से शुरू होती है, क्या इन अल्फाज से प्रोसीजर में बेहतरी की गुंजाइश छोड़ी गई है, ये सवाल किया गया। जी हाँ, ये अहम रिमार्क्स थे जो कि आज दिन भर समाअत में जारी रहे थे। चौथी समाअत है जस्टिस काजी फायद ईसा की सरबराही में। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस की समाअत कल सुबह 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई है, जबकि दौरान समाअत जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत के दौरान फैसल सदीकी से सवाल किया वो क्या ज़रूरियात थी जिनकी बुनियाद पर पार्लियामेंट ने ये एक्ट बनाया। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए अपील का हक आईनी तरमीम से ही दिया जा सकता है, दो गलत मिलकर एक दुरुस्त नहीं बना देते। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा आर्टिकल 191 की लैंग्वेज सब्जेक्ट टू लॉ से शुरू होती है, क्या इन अल्फाज से प्रोसीजर में बेहतरी की गुंजाइश छोड़ी गई। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया क्या सुप्रीम कोर्ट का बेंच भी रूल्स का पाबंद है। अहम रिमार्क्स दिए गए हैं। आपको बताएं कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की समाअत कल सुबह 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई है। तो इस तरह कल 5वीं समाअत होगी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की और चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा इस वक्त इसकी सरबराही कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी जानिब कुछ सियासी मामलात पर भी बात करते हैं। तो अवाम के दिलों में नवाज शरीफ की मोहब्बत की तख्ती लगी हुई है, ऐसा कहा गया। जब सब कहते हैं कि पाकिस्तान ठीक नहीं हो सकता तो नवाज शरीफ एक बार फिर पाकिस्तान ठीक करके दिखा देते हैं। अब भी ऐसा ही होगा। मरियम नवाज की यूनियन काउंसिल के नुमाइंदों, कारकुनान और पार्टी रहनुमाओं से 21 अक्टूबर की तैयारियों पर गुफ्तगू। कहा कि अवाम को तरक्की के मंसूबे और खुशहाली देने वाला मेमार वतन नवाज शरीफ वापस आ रहा है। नवाज शरीफ कौम को फिर महंगाई से निजात दिलाने आ रहा है। नवाज शरीफ का साथ महंगाई से निजात की ज़मानत है। तो वो जो मेमारे मईशत का एक बयानिया था उसको पेनिट्रेट किया जा रहा है, बयानिया बनाया जा रहा है कि वो मेमारे मईशत बनकर वापस आ रहे हैं, मेमारे वतन बनकर वापस आ रहे हैं और जैसे वो वापस आएंगे तो खुशहाली वापस आ जाएगी। देखना ये कि अब ऐसा होता भी है कि नहीं। मज़ीद ये भी उन लोगों की जानिब से ये कहा गया कि तरक्की का सफ़र वहीं से शुरू होगा जहाँ पर ख़त्म हो गया था और 21 अक्टूबर अब ये डेट है, कन्फर्म डेट है, फिक्स डेट है कि नवाज शरीफ जो हैं वो वापस आएंगे। और नवाज शरीफ की जानिब से भी बयान आया था कि मुआशी तरक्की जो है वो मेरी तरजीह होगी। आवाम के दिलों में नवाज शरीफ की मोहब्बत की तख्ती लगी है। जब सब कहते हैं कि पाकिस्तान ठीक नहीं हो सकता, नवाज शरीफ हर बार पाकिस्तान ठीक करके दिखाता है। अब भी ऐसा ही होगा। मरियम नवाज की यूनियन काउंसिल के नुमाइंदों, कारकुनों और पार्टी रहनुमाओं से 21 अक्टूबर की तैयारियों पर गुफ्तगू। कहा आवाम को तरक्की के मंसूबे और खुशहाली देने वाला मेमारे वतन नवाज शरीफ वापस आ रहा है। नवाज शरीफ कौम को फिर महंगाई से निजात दिलाने आ रहा है। नवाज शरीफ का साथ महंगाई से निजात की ज़मानत है। तो तरक्की जो है वो नवाज शरीफ के साथ जोड़ दी गई है। आगे जो प्रोग्रेशन है, जो प्रोग्रेस आएगी इस मुल्क में मईशत में, वो तमाम चीज़ें जो हैं वो नवाज शरीफ के साथ जोड़ दी गई हैं।
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की वतन वापसी पर इस्तकबाल का मामला। पार्टी ने लाहौर भर में वर्कर्स कन्वेंशंस और जलसे वगैरह मनसूख करने का फैसला किया है। पार्टी ज़राए के मुताबिक अब तमाम हलकों के साबिक अरकान कौमी और सूबाई असम्बली, साबिका बल्दियाती नुमाइंदे और वर्कर्स के इजलास पार्टी सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन में होंगे। मरियम नवाज हर इजलास की सदारत करेंगी। तमाम इजलासों में मरियम नवाज कायद नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियों का जायजा लेंगी। पार्टी ज़राए की जानिब से ये बताया जा रहा है। ज़ुहैब हसन काज़मी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। ज़ुहैब, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है अपने कायद नवाज शरीफ की वतन वापसी पर जो इस्तकबाल है उसकी तैयारियां करी है, जिसके सिलसिले में लाहौर में और पंजाब भर में और मुल्क के दीगर बड़े शहरों में जो है वो वर्कर्स कन्वेंशन और जलसे जो है वो किए जा रहे थे। लाहौर में भी पावर शो दिखाया गया, लेकिन अब मुस्लिम लीग नून जो है लाहौर के जो जलसे और वर्कर्स कन्वेंशन है उनको मनसूख किया गया और हल्कों के तमाम साबिक अरकान कौमी असम्बली, बल्दियाती नुमाइंदे और वर्कर्स जितने भी नुमाइंदगान और विंग्स के जो अहदेदारान हैं उनका इजलास है वो मॉडल टाउन में तलब किया जा रहा है। आज भी मॉडल टाउन में एक इजलास मनसूख क्यों किया गया, क्या वजूहात बताई जा रही है मनसूख करने के पीछे? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानब से ये जो जलसे और खासतौर पर वर्कर कन्वेंशन जो मंजूर किए गए वो इसलिए ताकि तमाम जो पार्टी अहदेदारान है उनके इजलास जो है वो 180 जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मॉडल टाउन में मरकजी सेक्रेटेरिएट है वहाँ पे तलब किए जा रहे हैं और वहाँ पे जो है मरकजी क़यादत के साथ साथ सीनियर जो अहदेदारान है पार्टी के उनके साथ बाकायदा तौर पर इजलास और पार्टी मुशावरत जो है वो की जा रही है ताकि 21 अक्टूबर का जो जलसा है उस पर अपने कायद की जो इस्तकबाल की तैयारियां हैं और उनको जो इस्तकबाल के तैयारियों के हवाले से बाकायदा मुशावरत की जाए और जलसे में किसी भी किस्म का जो है वो कमी ना छोड़ी जाए और अजीम शाह जो है ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरीन तरीके से जो है वो उनका ठीक है। यानी कि आप ये बता रहे हैं कि जलसे मनसूख करके इजलास किए जाएंगे। आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। तो स्ट्रेटजीज जो हैं वो चेंज होती रही हैं, प्लान में रद्दोबदल आता रहा, लेकिन एक बात अटल है कि नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आ रहे हैं। रावलपिंडी में भी नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। 21 अक्टूबर को 100 बसों और सैकड़ों गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिला रवाना होगा। काफिले में 1000 से ज़ायद खवातीन कारकुन भी शामिल होंगे। काफिला नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए रावलपिंडी से बरास्ता मोटरवे मीनारे पाकिस्तान पहुंचेगा। बिल्कुल ऐसे ही हमारी मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हनीफ अब्बासी ने PNN से खुसूसी गुफ्तगू की है। वो क्या गुफ्तगू थी, आइए आपको दिखाते हैं। सीनियर जो रहनुमा हनीफ अब्बासी, उन्होंने क्या कहा? जी, इस वक्त हम रावलपिंडी में मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हनीफ अब्बासी साहब की रहायशगाह पर मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नून की अपने कायद नवाज शरीफ की 21 अक्टूबर को तैयारियों के हवाले से जो जोश व जज्बा पाया जाता है, जो रावलपिंडी में क्या तैयारियां की जा रही हैं, इस बारे में उनसे बात करेंगे। हनीफ भाई साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। क्या तैयारियां की जा रही हैं? 21 को आपके कायद वापस आ रहे हैं 4 साल के अरसे के बाद। अगर किसी का सबसे बड़ा इस्तकबाल होगा 75 साल तारीख में तो वो नवाज शरीफ साहब का होने जा रहा है। और तैयारियों के हवाले से ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम किया है। हम चाहते थे कि इज्तमाही तौर के ऊपर अपने कारकुनान के साथ इस्तकबाल किया जाए। ये बेहंगम नहीं कि मैं चला जाऊंगा, वो चला जाएगा, कहाँ से जाएगा, कैसे जाएगा। तो हमेशा रिसोर्सेज का बंदोबस्त करना पड़ता है। इस वक्त से सिर्फ रावलपिंडी सिटी से जो बसेस हम आपको गिनवाएंगे उस दिन वो 60 के करीब होंगे इंशाल्लाह। अब तो हमारे पास ना बसें कम पड़ गई हैं, लोगों की डिमांड ज्यादा आ गई है क्योंकि हमने हर PP से लिस्ट बनाई है। जो टारगेट हनीफ अब्बासी साहब को दिया गया था उससे कहीं ज्यादा लोग उनके साथ जाने के लिए तैयार हैं। जी, तो ये गुफ्तगू आपने सुनी हनीफ अब्बासी साहब की। वो ये बात कर रहे हैं कि बसों में जगह नहीं है लेकिन कारकुनान बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन ज़ाहिर बात है कारकुनान का थोड़ा सा वो मोराल डाउन होता है। वो जलसों का इंतज़ार कर रहे थे लेकिन जलसे अब मनसूख कर दी गई और उनको पार्टी इजलास के अंदर अब कन्वर्ट कर दिया गया। खैर, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि जब नवाज शरीफ वापस आएंगे तो उनका भरपूर इस्तकबाल करने के लिए तमाम तर तैयारियाँ की जा रही हैं। दूसरी जानिब वाली एक और अहम मामला वो ये कि शाहिद खाकान अब्बासी की जानिब से हम देख रहे हैं कि पिछले काफ़ी अरसे से बड़े मुबहिम से बयानात दिए जा रहे हैं और समझ नहीं आ रहा कि उसके पीछे के ऑप्टिक्स क्या हैं या क्या मेथड है। अब फिर उन्होंने एक बयान दिया जिसमें वो कह रहे हैं कि मेरा लीडर नवाज शरीफ है, मरियम नवाज और शहबाज शरीफ लीडर नहीं है। और इसके अलावा फिर उन्होंने ये भी कहा कि सियासी जमात की जगह तो मौजूद है लेकिन वो बात की बात है। और शाहिद खाकान अब्बासी ने मजीद कहा कि नून लीग में ही शामिल हूँ
और इन हालात में इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकता। तो इस किस्म की ये बातें की गई हैं शाहिद खाकान अब्बासी की जानिब से। मज़ीद कहते हैं कि अदम एतमाद के बाद हमें हुकूमत नहीं बनानी चाहिए थी। एक जानिब तो वो ये कह रहे हैं कि मैं नून लीग का हिस्सा हूँ, मेरा लीडर नवाज शरीफ है, लेकिन फिर साथ ही ये भी कह देते हैं कि सियासी जमात की जो ज़रूरत है वो भी मौजूद है। तो समझ में नहीं अभी तक ये नहीं आ रहा, खेल रहे हैं शायद खाकान अब्बासी साहब के बारे में शायद जो अब तक समझ आ रही है या जो हालात बता रहे हैं शायद वो विकेट के दोनों तरफ खेलना चाह रहे हैं, पार्टी के साथ हैं भी और पार्टी के साथ नहीं भी है। नवाज शरीफ साहब से मुलाकात करने भी जाते हैं जाए कि शायद उन्हें कहीं से कोई इशारा नहीं मिल रहा, क्योंकि अली देखिए सियासी जमात बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, बना लिया आपने, लेकिन आप देखिए अगर हमारे मुल्क की हालात देखें ना तो सियासी जमात बना तो लेंगे, जो कबूलियत का फैक्टर होता है ना वो बहुत मायने रखता है। तो शायद वो जो मुक्तदिर हल्के हैं वहाँ से कोई अभी इशारा नहीं मिला होगा ना। इख्तिलाफात तो अपनी जगह है, लेकिन उनकी जानिब से कहा गया कि नवाज शरीफ ही मेरे जो हैं वो लीडर है। नाज़रीन, IMF के हवाले से बात करें कि IMF ने वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो है वो जारी कर दी है। रिपोर्ट में पाकिस्तान में इस साल माशी शरह-ए-नमो 2.5% रहने और महंगाई की शरह 23.6% रहने की पेशगोई की गई है। आपको एक बार फिर बताएं कि ये आउटलुक रिपोर्ट जो है वो जारी की गई है। रिपोर्ट में पाकिस्तान में इस साल माशी शरह-ए-नमो 2.5% रहने और महंगाई की शरह 23.6% रहने की पेशगोई की गई है। बिल्कुल ऐसा ही है, अहम खबर आपने नाज़रीन तक पहुँचाई है। तफसीलात के मुताबिक ये IMF की जानिब से अदाद-ओ-शुमार सामने आ रहे हैं। आलमी सतह पर कोरोना वबा और रूस यूक्रेन जंग के असरात बरकरार हैं और साल 2028 तक GDP ग्रोथ 5% तक जाने का तखमीना लगाया गया है। ये रिपोर्ट में तफसीलात सामने आ रही हैं। इस साल बेरोज़गारी कम होकर 8% पर आने का भी इम्कान है। गुज़िश्ता माली साल बेरोज़गारी की शरह 8.5% थी। ये रिपोर्ट आपके साथ हम शेयर करें। रवा साल करंट अकाउंट खसारा GDP का 1.8% रहेगा। IMF की जानिब से बताया गया है डेफिनेटली कोरोना वबा और रूस यूक्रेन जंग के ये असरात हैं जो अब तक बरकरार हैं और ये तखमीना लगाया गया कि GDP ग्रोथ 5% तक जाने का इम्कान है। इसके अलावा इस साल बेरोज़गारी कम होकर 8% पर भी आने का इम्कान जाहिर किया गया है। जी हाँ, दूसरी जानिब आपको ये भी बताएं कि साल 2028 तक GDP ग्रोथ 5% तक जाने का तखमीना भी लगाया गया है। इस पर बात करते हैं, हमें ज्वाइन किया ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद गुलाम मुर्तज़ा ने। गुलाम मुर्तज़ा, इस रिपोर्ट के हवाले से मजीद क्या डिटेल्स हैं आपके पास, क्या खबर है? ये IMF ने वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक जो है वो जारी की है और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि साल 2023-24 जो है उसमें पाकिस्तान में जो महंगाई है उसकी शरह 23.6% तक रहेगी और इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि 2028 तक GDP ग्रोथ जो है वो 5% तक जाने का इम्कान है और रोजगार जो है उसके हवाले से भी इस रिपोर्ट में बताया गया है कि ये कम होकर बेरोजगारी की शरह 8% पर आ जाएगी और गुज़िश्ता माली साल में बेरोजगारी की शरह 8.5% थी और इसको मजीद जो है वो बेहतर किया जा रहा है। इसके साथ साथ करंट अकाउंट खसारे की बात की गई है कि GDP के 1.8% के बराबर रहेगा, जबकि ये भी कहा गया है कि कोरोना वबा और यूक्रेन की जंग के असरात जो हैं उनकी वजह से पाकिस्तान को खासी मुश्किलात का सामना है और ये मुश्किलात जो है अभी आने वाले दिनों में भी कम नहीं होंगी। जी ठीक है, आने वाले दिनों में भी मुश्किलात कम नहीं होंगी। बहुत शुक्रिया गुलाम मुर्तज़ा, आपने हमें अपडेट किया इस हवाले से। तो ये वो रिपोर्ट थी जिस पर गुलाम मुर्तज़ा हमें बता रहे थे। दूसरी जानिब एक और अहम मामला वो ये कि वफाकी हुकूमत ने सिंध में बिजली चोरी के हवाले से इदाद-ओ-शुमार जारी कर दी हैं और वो इदाद-ओ-शुमार ये हैं कि पावर डिवीजन के मुताबिक सिंध के 8 अजला में 50% बिजली चोरी हो रही है, जबकि सिंध के 15 अजला में बिजली चोरी की शरह 40% तक है और इसी हवाले से ये जो इदाद-ओ-शुमार हैं वो जारी किए। जी हाँ, वफाकी हुकूमत ने सिंध में बिजली चोरी के हवाले से इदाद-ओ-शुमार जारी कर दी हैं। पावर डिवीजन के मुताबिक सिंध के 8 अजला में 50% बिजली चोरी हो रही है, जबकि सिंध के 15 अजला में बिजली चोरी की शरह 40% तक है। तो ये एक बड़ी शरह है जो कि सामने आ रही है। हमने देखा कि बिजली चोरों के खिलाफ इस वक्त क्रैकडाउन भी जारी है और उनसे वाजिबात भी लिए जा रहे हैं, सजाएं भी मुख्तस की गई हैं और इस वक्त वफाकी हुकूमत ने सिंध में बिजली चोरी के हवाले से इदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए हैं। पावर डिवीजन के मुताबिक सिंध के 8 अजला में 50% बिजली चोरी हो रही है, जबकि सिंध के 15 अजला में बिजली चोरी की शरह जो है वो 40% तक इस वक्त बताई जा रही है। एक और अहम खबर नाज़रीन तक पहुँचाएं और वो ये है नाज़रीन के लाहौर में
मोटरसाइकिल चोर गैंग सरगर्म है। थाना गालिब मार्केट की हदूद से मोटरसाइकिल चोरी। कासिमपुरा में नामालूम चोर लॉक तोड़कर मोटरसाइकिल ले उड़े हैं। वारदात की फुटेज भी इस वक्त मंजर-ए-आम पर आ चुकी है। आपके सामने स्क्रीन पर आपको ये फुटेज दिखाई दे रही होगी कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। थाना गालिब मार्केट की हदूद से ये मोटरसाइकिल चोरी की जा रही है। कासिमपुरा में नामालूम चोर लॉक तोड़कर मोटरसाइकिल लेकर रफू चक्कर वहाँ से हो गया और ये वो तमाम तर मनाजिर हैं कि किस तरह से बआसानी वो आया, उसने लॉक तोड़ा और बाइक लेकर वो फरार हो गया। थाना गालिब मार्केट की हदूद से ये मोटरसाइकिल चोरी हुई है। कासिमपुरा में नामालूम चोर लॉक तोड़कर मोटरसाइकिल ले उड़ा है। शहरी ने इंतराज मुकदमे की दरख्वास्त थाने में जमा करवा दी है। लाहौर में मोटरसाइकिल चोर गैंग सरगर्म है। गालिब मार्केट की हदूद है जहां पर ये मोटरसाइकिल चोरी की गई है। जी हाँ, ये मनाजिर भी आपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह जो चोर है वो आता है और लॉक तोड़कर मोटरसाइकिल लेकर रफू चक्कर हो जाता है। लाहौर में मोटरसाइकिल चोर गैंग सरगर्म है जिसके खिलाफ कार्रवाइयाँ भी की जा रही हैं। थाना गालिब मार्केट की हुदूद से मोटरसाइकिल चोरी की गई है। कासिमपुरा का इलाका जहाँ पर नामालूम चोर लॉक तोड़कर मोटरसाइकिल लेकर फरार हो गया। अब शहर ने इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त भी कर दी। लाहौर से अपडेट करें आपको, ये मनाजिर भी आपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये नामालूम अफराद है जो कासिमपुरा के इलाके में एक घर के सामने से मोटरसाइकिल खड़ी थी वहाँ पर और उसने उस मोटरसाइकिल का लॉक तोड़ा और उसके बाद मोटरसाइकिल लेकर फरार हो गया। लाहौर में जुराइम पेशा अनासिर बेलगाम हो चुके हैं। पुलिस नकीर डालने में नाकाम है। 24 घंटों के दौरान लाहौर में मुख्तलिफ जुराइम की 501 वारदातें रिपोर्ट हुई हैं। चोर 18 घरों से लाखों मालियत का सामान ले उड़े। डाकू ने असलहा के जोर पर 27 अफराद से लाखों रुपए और मोबाइल फोन्स छीन लिए हैं। डाकू ने छीना झपटी और 66 शहरियों से नकदी और मोबाइल फोन्स भी छीने हैं। इसी पर मजीद तफसीलात लेते हैं। हमें ज्वाइन किया नुमाइंदा पिनन शराज निसार ने। शराज, पुलिस का क्या मौक़िफ़ है, इस हवाले से क्या कार्रवाई कर रही है पुलिस? पुलिस का यही मौक़िफ़ है कि रोजाना की बुनियाद पर 10 से 12 लाहौर में मीटिंग्स हो रही हैं और ये इस तरह पहले सुना जाता था कि 10-12 दिनों में या 2-4 हफ्तों में इस तरह की वारदातें होती थी, लेकिन अब 24 घंटों में 500 से ज्यादा वारदातें जो है लाहौर पुलिस के लिए एक चैलेंज बन चुका है। और ये ना सिर्फ अभी 24 घंटों में है बल्कि पिछले अगर 9 महीने की बात की जाए तो रवां 9 माह में जो पिछले 10 साल का रिकॉर्ड टूट गया और 45% जो क्राइम है वो लाहौर में बढ़ चुका है। जिस तरह कल ही PNN ने 9 महीने का जो सारा क्राइम है उसकी तफसील दी थी तो 350 से ज्यादा अफराद जो है उनको कत्ल किया जा चुका है, जबकि 500 से ज्यादा इक़दाम कत्ल के मुकदमे दर्ज हुए हैं। अगवा बराए तवान और अगवा की वारदातें जो है वो सैकड़ों की तादाद में हुई है, जबकि 200 से ज्यादा खवातीन को जो वो जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। डाकू बेलगाम हो चुके हैं। बहुत शुक्रिया सिराज, आपने इस हवाले से हमें अपडेट किया। तो ये तो लाहौर की सूरत हाल थी। कराची के जानिब जाएंगे कि कराची में खवातीन और तालिबात को हिरासा करने के वाक़यात बढ़ने लगे। सरकारी स्कूल्स में तालिबा को हिरासा करने वाले प्रिंसिपल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मुतासरा तालिबा के वालिद की दरख्वास्त पर प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई की। मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे रजब अली से। तो इस वक्त के वाक़यात जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। अली, इस पर हमने एक बड़ा चंक किया था मुफस्सिल सा और उस पर हमने बातचीत की थी कि इसकी रोकथाम के लिए क्या क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, क्या इक़दाम ज़रूरी हैं। बिल्कुल, बहुत सारे इक़दाम हैं जो करने चाहिए। आपको याद होगा हमने ताहिरा अब्दुल्ला साहिबा को इस मामले पे लिया था और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें उस वक्त हाईलाइट की थी। ख़ासतौर पे स्पेसिफिकली कराची की बात कर रहे थे, लेकिन खैर उन चीज़ों पर अमल दरामद यहाँ पे हमें होता नज़र नहीं आ रहा। आगे बढ़ते हैं। जामिया कराची के तलबा तवील अरसे से सफरी सहूलतों के हवाले से शदीद मुश्किलात का शिकार है। नाज़रीन, जहाँ कभी 110 पॉइंट्स तलबा को सफरी सहूलियात फराहम करते थे, अब वहाँ सिर्फ 27 पॉइंट्स बाकी रह चुके हैं, जिनमें से 23 पॉइंट्स तलबा के ज़ेर इस्तेमाल में है। तफसीलात जान लेते हैं लुबना मुमताज से। जामिया कराची की खस्ता हाल और धक्का स्टार्ट बसों में सफर करना तुलबा के लिए मुश्किल बन गया। जामिया में ज़ेरे तालीम तकरीबन 50,000 तुलबा के लिए सिर्फ 23 बसें हैं और इन बसों में गुंजाइश से ज्यादा अफराद सफर करने पर मजबूर हैं। गर्मी और घुटन के बाइस कई बार तालबात बेहोश हो चुकी हैं। रोज हमारे पॉइंट में कोई ना कोई लड़कियां बेहोश होती हैं, सबकी तबीयत खराब होती है, लेकिन मजबूर हैं हम। इतनी मुश्किल से हम गर्मी में खड़े होते हैं आपस में बिल्कुल चिपक कर। अब जगह नहीं है, जाहिर सी बात है हमें इसी में आना है। यूनिवर्सिटी इंतजामिया फंड्स की अदम फरहमी के बाइस तुलबा को महफूज और जदीद सफरी सहूलियात की फरहमी में नाकाम है। जामिया के टर्मिनल पर खड़ी खस्ता हाल खराब बसें इंतजामिया को मुँह चिढ़ा रही है। अभी हमारे कुछ पॉइंट डाउन हुए हैं, 3-4 पॉइंट ना, और KMC की तरफ से जो बसेस आई हुई थी उस पर भी हमारा काफी हद तक काम हो चुका है। कुछ तलबा ने गाड़ी में ज्यादा रश होने की वजह से हरासमेंट का भी शिकवा किया। मेन थिंग
हैरेसमेंट ये होती है और लड़कियां बर्दाश्त करती हैं। नामुनासिब सफरी सहूलियात के हवाले से तलबा की जानिब से इंतजामिया को लातादाद खुतूत दरखास्तें देने के साथ एहतजाज की कॉल भी दी गई, मगर इंतजामिया मसला हल करने के बजाय फंड्स की कमी का रोना रोते नजर आए। 80 और 90 की दहाई में जहां 110 पॉइंट्स तलबा को सफरी सहूलियात फराम करते थे, वहां वक्त गुजरने के साथ साथ तलबा की तादाद में तो इजाफा हुआ मगर बसों की तादाद में कमी हो गई। कैमरामैन फ़हीम बलोच के साथ लुबना मुमताज़, PNN कराची। नाज़रीन, आज के पाकिस्तान लाइव से फिलवक्त के लिए इतना ही। बहुत सारी खबरें आपके साथ आज शेयर की, आपको बताया तमाम तर मामलात के हवाले से। फिलवक्त के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए।